दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका में एक स्लोगन बहुत ही प्रसिद्ध है कि चाहे 1000 अपराधियों को छोड़ना पड़े, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और काफी हद तक यह स्लोगन हमारे न्यायपालिका में देखने को मिलता है। लेकिन कानून के लिए जो यह दायरे बने हुए हैं, इन दायरों के चलते कई बार बहुत ही ब्रूटल क्राइम करने वाले अपराधी भी हमारे समाज में खुले घूम रहे होते हैं। आज मैं जिस केस के बारे में बात करने वाला हूं, इस केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। 2012 में 3 लड़कों के द्वारा एक ब्रूटल क्राइम किया गया, लेकिन पुलिस की लापरवाही और कानून के बंधे हुए हाथ के चलते इन अपराधियों को आज तक सजा नहीं मिल पाई है। 12 से 14 साल हो गए हैं एक बूढ़े मां बाप को इस केस को लड़ते हुए, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। इस कहानी को देखने के बाद आपको यह भी मालूम चलेगा कि पुलिस की छोटी सी लापरवाह और क्राइम करने वाले की तरफ से एक अच्छा वकील पूरे केस की कहानी को पलट सकता है। अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस केस के पीछे की पूरी सच्चाई जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो यह कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके, छावला थाना क्षेत्र और कुतुब विहार कॉलोनी में एक परिवार रहता था। यह परिवार वैसे तो पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता था, लेकिन काम की तलाश में इस परिवार के मुखिया यानी कि घर के पिता दिल्ली आ गए थे और उसके बाद अपनी फैमिली को भी दिल्ली में ही ले आए थे। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी, एक बड़ी बेटी जिसका नाम किरण नेगी था, जिसकी उम्र 19 साल थी, और 2 छोटे बेटे शामिल थे। यह पिता एक छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। और यह जो वाक्य है, यह लगभग 2012 के आसपास का है। जो घर की बड़ी बेटी थी 19 साल की, जिसका नाम किरण नेगी था, बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई भी कर रही थी और साथ ही साथ डाटा एंट्री की एक जॉब भी कर रही थी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए। मेहनत से पढ़ाई भी करती थी और उसके बाद जॉब भी करती थी और घर का पालन पोषण में मदद भी किया करती थी। अब यह दिन था 9 फरवरी 2012 का। किरण अपना कॉलेज और डाटा एंट्री की जॉब करके रात के तकरीबन 8:30 पर बस स्टैंड से उतरकर पैदल अपने घर के लिए जा रही थी। उसके साथ उसकी 3 सहेलियां भी थीं, जिनका नाम पूजा, संगीता और सरस्वती था। 8:40 के आसपास जब किरण और उसकी सहेलियां अपने घर के बहुत ही नजदीक थीं, तभी वहां पर लाल रंग की एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में से 3 लड़के निकलकर किरण को गाड़ी में धकेलने की कोशिश करते हैं। किरण की तीनों सहेलियां उसे बचाने की कोशिश करती हैं। वहीं सड़क से एक लड़का जा रहा था जिसका नाम विकास था। वो भी किरण को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों लड़के जबरदस्ती किरण को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। ये तीनों सहेलियां भागकर किरण के घर जाती हैं, उसके पेरेंट्स को सब बताती हैं। तभी उसके घर वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि एक लाल रंग की गाड़ी आई थी और उसमें 3 लड़के थे जो किरण नेगी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए। पिता घबराए हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस का फेलियर यहां पर दिखाई देता है और पुलिस इस केस पर कार्रवाई करने के बजाय उसके पिता से कहती है कि आपकी बेटी अपने किसी दोस्त के साथ गई होगी, जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। किरण के पिता ने पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगी। पुलिस का कहना था कि थाने में कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं है, वरना वो उनके साथ चले जाते। लेकिन उस कॉलोनी में खड़े काफी सारे लोगों ने कंट्रोल रूम में जब बार बार कॉल किया कि दिल्ली से एक जवान लड़की का किडनैप हो गया है, और कंट्रोल रूम में बहुत कॉल जाने के बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस मकाए वारदात पर पहुंचती है। वहां पर मौजूद गवाहों के अनुसार जो है एफआईआर दर्ज की जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। लेकिन यह इन्वेस्टिगेशन केवल नाम मात्र के लिए शुरू हुई थी, क्योंकि पुलिस को ऐसा लग रहा था कि लड़की अपने किसी आशिक के साथ गई है और कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर ही आ जाएगी। अब पूरी रात बीत जाती है, पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। अगर पुलिस चाहती तो उसी रात नाकाबंदी करके उस गाड़ी को भी ढूंढ सकती थी और साथ ही उन अपराधियों को भी ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब अगली सुबह को यह खबर अखबार में छप जाती है।
अखबार में छपने के बाद यह खबर आग की तरह मीडिया में फैल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए पुलिस पर जब प्रेशर आता है तो पुलिस हरकत में आती है। यह घटना है 9 फरवरी 2012 की, लेकिन उसके बाद 12 फरवरी 2012 को पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करती है और इस केस की छानबीन शुरू हो जाती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी करके उस लाल रंग की गाड़ी की तलाश शुरू कर दी जाती है और इसी नाकाबंदी में पुलिस को सड़क पर एक लाल रंग की टाटा इंडिका दिखाई देती है। शक के बिना पर पुलिस उस गाड़ी को रोकती है। उसके गाड़ी के जो कागजात हैं वो चेक किए जाते हैं। उस गाड़ी को चला रहा था एक लड़का जिसका नाम था राहुल। अब जब उस राहुल नाम के लड़के से पूछताछ हो रही थी तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बहुत ही घबराया हुआ था और इसी के आधार पर पुलिस उसकी गाड़ी को सीज करके उसे हिरासत में ले लेती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो कुछ ही देर में वह लड़का टूट जाता है और वो पुलिस को बता देता है कि 9 फरवरी 2012 की रात को उसने अपने भाई रवि और अपने दोस्त विनोद के साथ मिलकर एक लड़की का अपहरण किया था। यानी कि पुलिस जिस अपराधी को ढूंढ रही थी वह अपराधी पुलिस को मिल गया था। यह राहुल नाम का लड़का पुलिस को बताता है कि वह अपने भाई रवि और दोस्त विनोद के साथ द्वारका सेक्टर 6 में किराए पर रहता है। पुलिस राहुल के बताए अनुसार वहां पर छापा मारती है तो वहां से उन्हें रवि और विनोद भी मिल जाता है। तीनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनकी गाड़ी को सीज करके थाने भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है। सबसे पहले पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर जिस लड़की को तुमने किडनैप किया था वह लड़की अभी कहां पर है। अब इन तीनों की निशानदेही पर पता चलता है कि वह लड़की रेवाड़ी जिले के एक गांव के खेत में पड़ी हुई है। पुलिस बिना देरी किए 13 तारीख की सुबह उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर यह बताते हैं वहां पर रेवाड़ी जिले में रोहड़ाई नाम का एक गांव होता है और उसी से कुछ दूरी पर सरसों के एक खेत में राहुल, रवि, विनोद पुलिस को लेकर जाते हैं और वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। पुलिस तुरंत यहां पर एक टीम को बुलाती है। डेड बॉडी की छानबीन की जाती है। वहां से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि कुछ बालों के सैंपल होते हैं। वहां से पुलिस को एक वॉलेट मिलता है। गाड़ी के बोनट का टूटा हुआ एक प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। उसके अलावा ब्लड सैंपल्स वगैरह यहां से लेकर उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि यही केस की पूरी मेन कड़ी है। देखो, पुलिस जब अपनी जांच करती है तो सबसे पहले जहां से डेड बॉडी मिली थी उस डेड बॉडी की जांच होती है। ये तीनों लड़के पुलिस को बताते हैं कि किरण नेगी को किडनैप करने के बाद वे इसे रेवाड़ी के इसी खेत में लेकर आए थे। पहले इन्होंने उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया, फिर कार की बैटरी से एसिड निकालकर उसके चेहरे पर एसिड डाला ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। उसकी आंखों और उसके कान के अंदर से भी एसिड के सैंपल मिले थे। उसके बाद उसके सारे कपड़ों को पास में ही जलाने की कोशिश की गई थी, जो पुलिस को आधे जले हुए मिल गए थे। गाड़ी से किरण नेगी के बालों के सैंपल मिले थे। गाड़ी से कुछ सीमन के सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए थे। ब्लड के कुछ सैंपल्स मिले थे। गाड़ी में रखे गए कुछ औजारों से, यानी कि उन्हीं औजारों से पहले उसके सिर पर चोट मारी गई थी, उसे बेहोश किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। उसके अलावा डेड बॉडी के पास से एक वॉलेट मिलता है जो उन्हीं में से राहुल नाम के लड़के का था। उसमें राहुल की सारी आईडी भी मिल जाती है। गाड़ी का एक टूटा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा भी वहां पर मिला था। उसके अलावा वहां पर बैठकर उन्होंने शराब पी थी तो वहां से डिस्पोज गिलास, शराब की टूटी हुई बोतल जो उन्होंने तोड़ने के बाद किरण नेगी के प्राइवेट पार्ट में भी घुसा दी थी। यानी कि एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल तरीके से उन्होंने किरण नेगी के साथ यह गलत काम करके उसकी हत्या की थी। इसके अलावा पुलिस ने इन तीनों की मोबाइल लोकेशन जब चेक की और साथ में किरण नेगी की मोबाइल की लोकेशन जब चेक की तो वो सारी लोकेशंस भी मैच कर रही थी और रेवाड़ी जिले के उसी खेत के आसपास की लोकेशन भी दिखा रही थी। यानी कि पुलिस के पास सारे सबूत भी थे, सारे गवाह भी थे और यहाँ पर पुलिस के पास अपराधी भी थे। और 2 साल की लंबी लड़ाई के बाद फाइनली 2014 में सेशन कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई।
अब अपनी जान बचाने के लिए तीनों अपराधियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, जहां पर इस केस की फिर से सुनवाई की गई। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को सेम रखते हुए इन तीनों की फांसी की सजा को मुकर्रर किया। अब उसके बाद ये तीनों पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में और यहीं पर असली खेल की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट में पूरे केस को रखा गया। इन तीनों अपराधियों की तरफ से वकील ने अपनी दलीलें पेश की, पुलिस ने भी अपने सारे सबूत और एविडेंसेस पेश किए और लंबी लड़ाई के बाद, सैकड़ों गवाहों के बाद फाइनली 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। और वो फैसला सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मैंने जब इस हेडलाइन को देखा कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था, तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। यकीन मानिए, एक अच्छा वकील और पुलिस की लापरवाही पूरे केस को बिगाड़ सकती है। अब आप लोग भी यह सोच रहे होंगे कि जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बरी क्यों किया? देखो, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से जो वकील था, उसने जो दलीलें पेश की, उसके आधार पर इन्हें बाइज्जत बरी किया गया।